गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम जीना अग्रवाल एंड आई हैव कम बैक अगेन विद अ न्यू टॉपिक रिलेटेड टू अकाउंटेंसी अबाउट विच इज माय चैनल। एंड आज का टॉपिक है कैश बुक। कैश बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और क्लास 11th में या इवन ग्रेजुएशन में आपको कैश बुक बनाना बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। Let me share my screen with you so that I can begin with it. आई होप आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल हो रही है। कैश बुक का सबसे पहले हम समझते हैं कि मतलब क्या होता है। जैसे कि हम किसी भी चीज पर्टिकुलर एक लेजर अकाउंट अगर बनाते हैं, सपोज रेंट का लेजर अकाउंट बनाया, उसमें रेंट से रिलेटेड सारी एंट्रीज दिखती है। सेल्स का अकाउंट बनाते हैं तो सेल्स से रिलेटेड सारी एंट्रीज दिखती है। इसी प्रकार से हम कैश अकाउंट जब बनाते हैं तो वो एक लेजर होता है। लेकिन कई फर्म्स क्या करती हैं कि वो कैश बुक बनाना ज्यादा प्रेफर करती हैं। तो कैश बुक जो है हमारी जर्नल और लेजर दोनों का पर्पस सॉल्व करता है। कैश बुक जो है एक प्रिंसिपल बुक भी है, एक सब्सिडरी बुक्स भी है। तो कैश से रिलेटेड जितनी भी रिसिप्ट हुई है, जितने भी पेमेंट्स हुए हैं, सारी चीजें एक ही जगह अगर हमें दिख जाएंगी तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इजीली डिसीजन हम ले पाएंगे और हमारी बहुत हेल्प होगी। तो अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक ही जर्नल के अंदर हमने सारे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया तो हमें इतनी इजीली समझ नहीं आएगा कि कब कितनी सेल हो रही है, कब कितनी परचेज हो रही है, कब बैंक में पैसा आ रहा है, कब जा रहा है। तो इसीलिए हमने उसका एक तरीका निकाला कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफिक अलग बुक्स में हम रिकॉर्ड कर लें। इसीलिए जैसे कि कैश बुक बनाई जाती है, परचेज बुक बनाई जाती है, सेल्स बुक बनाई जाती है, तो हम अगर सेपरेट बुक्स रख लें सबके लिए तो इन सभी सेपरेट बुक्स को हम क्या बोलेंगे कि हमने सब्सिडरी बुक्स बनाई है। और इन्हीं बुक्स को हम क्या बोलेंगे कि ये प्राइमरी एंट्री की बुक्स है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम कैश बुक बना सकते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और रिमेनिंग एंट्रीज जो यहाँ कहीं नहीं लिख पाए हैं उसके लिए कॉमन जर्नल बना लेंगे। और उस जर्नल को हम क्या बोलेंगे, उस जर्नल को हम बोलेंगे कि हमने जर्नल प्रॉपर बनाया है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कैश आया या गया तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ऐसे ही जब डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो अगर कैश आया गया वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, बैंक में पैसे आए एंड बैंक से पैसे गए वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। परचेज बुक में क्या होगा, क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होगी। सेल्स बुक में क्या होगा, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होगी। ये सारे के ऊपर मैं अभी बाद में लेक्चर बनाऊंगी, तब उनको डेप्थ में स्टडी करेंगे। आज में हमने लिया है टॉपिक कैश बुक, तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैश के अंदर भी दो साइड्स हो गई, एक डेबिट साइड हो गई और एक हमारी क्रेडिट साइड हो गई। तो डेबिट साइड के अंदर हमने क्या रिकॉर्डिंग करनी है, डेबिट साइड में हम सारे रिसिप्ट्स लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम सारे पेमेंट्स लिखते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब भी कैश आ रहा है तो डेबिट करना है, कैश जा रहा है तो हमको क्रेडिट करना है। आगे बैंक के लिए भी समझेंगे। बैंक को हम ट्रेडिशनल सिस्टम में एक पर्सनल अकाउंट लेते हैं, तो अगर बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है तो डेबिट द रिसीवर, और जब बैंक से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट द गिवर। तो ये चीज हमेशा बाय हार्ट याद कर लेंगे। सभी बच्चे इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कैश जब भी रिसीव होगा तो डेबिट करते हैं, कैश जब भी पे होता है तो कैश को हम क्रेडिट करते हैं। इस कैश बुक में और ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं कि सारी चीजें डेट वाइज रिकॉर्ड होगी, सारी चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होगी। तो 1 मार्च की एंट्रीज पहले आएगी, फिर 2 मार्च, फिर 3 मार्च, लाइक दैट इट इज फॉलोड। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कैश बुक हम बना रहे हैं ये जर्नल एज वेल एज लेजर दोनों का काम कंप्लीट करती है। तो अगर कैश बुक बनाई तो कैश रिलेटेड जर्नल एंट्रीज अलग से नहीं लिखेंगे और कैश से रिलेटेड लेजर भी अलग से नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कैश बुक बनाई है। टेक्निकली ये भी बोल सकते हैं कि एक सब्सिडरी बुक भी है और ये एक प्रिंसिपल बुक भी है। अब ये सोचने की कोशिश करते हैं कि कैश बुक बनाने से क्या क्या फायदा हो रहा है। देखिए, आपकी सिंप्लिसिटी हो गई, आपको इजीली इंफॉर्मेशन मिल गई, आपका टाइम सेव हो गया, आपकी डिसीजन मेकिंग हो गई। क्यों? क्योंकि सारी एक टाइप की एंट्रीज एक साथ रिकॉर्डेड है। सपोज फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल में और आप आज 30 अप्रैल पे बैठे हैं और आपको ये पता करना है कि इन 30 दिनों में कितनी कैश आई, कितनी गई।
तो आप जर्नल में लिखेंगे तो जर्नल के 50 पेजेस पलट पलट के भी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर इसकी जगह आपने एक कैश बुक बना ली जिसमें आपने सारी रिसिप्ट्स लिखी है, सारी पेमेंट्स लिखी है, इसका बैलेंस आपने निकाल लिया, तो आप क्लियरली बता देंगे कि भाई हमारे पास इतनी कैश आज 30 अप्रैल को है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो है कि कैश बुक के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक हो सकती है। सिंगल कॉलम कैश बुक में अमाउंट्स का एक ही कॉलम होगा डेबिट साइड पे और एक ही कॉलम क्रेडिट साइड पे, जिसमें हम कैश की रिकॉर्डिंग करेंगे। सिमिलरली हम डबल कॉलम कैश बुक भी बना सकते हैं या 2 कॉलम कैश बुक भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा कि आपकी एक बैंक अकाउंट है, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है, तो एक अमाउंट कॉलम कैश के लिए कर लेंगे, दूसरा अमाउंट कॉलम बैंक के लिए कर लेंगे, सेम वे ऑन डेबिट साइड एंड सेम वे ऑन द क्रेडिट साइड। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका बिग बिजनेस हाउस है, आपने 2 बैंक्स में अकाउंट खोल रखे हैं, तो कोई बात नहीं, हम उसको बैंक 1 बैंक 2 या सेपरेटली नाम दे देंगे, एसबीआई एचडीएफसी, और उतने कॉलम्स हम क्रिएट कर लेंगे। पहला कैश कॉलम, फिर बैंक 1, फिर बैंक 2। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे कैश कॉलम, फिर बैंक 1, फिर बैंक 2। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कितने टाइप्स ऑफ कैश बुक हो सकती है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर्मेट ऑफ कैश बुक क्या होगा। इसका फॉर्मेट जनरली जो लेजर का फॉर्मेट होता है सेम फॉर्मेट हो जाएगा कि हमने हमारे पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट साइड इज माय डेबिट साइड, सेकंड साइड इज माय क्रेडिट साइड। columns date, particulars, voucher number, ledger folio, amount, date, particulars, voucher number, ledger folio and amount। वाउचर नंबर से क्या मतलब होता है, आपने किसी से पैसे रिसीव किए या किसी को दिए तो आपको कुछ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिला है या आपने एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बना के किसी को दिया है, तो उसका नंबर यहाँ पर आ जाएगा। लेजर फोलियो से क्या मतलब है, लेट से आपने सैलरी पे करी कैश में, तो पेमेंट कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय सैलरी, अमाउंट लिख देंगे। तो करस्पॉन्डिंग अकाउंट कौन सा, सैलरी, सैलरी का लेजर अकाउंट बनेगा, तो वो अगर पेज नंबर 8 पे बना है तो वो 8 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आई होप आपको क्लियर है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अवर कैश बुक। एक सिंपल सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे सम आएगा और हमको उसको कैसे सॉल्व करना है। ये सारी एंट्रीज हैं, आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके इसको रिकॉर्ड स्नैपशॉट ले लें इसका और करके देख लें क्वेश्चन को। तो कैश इन हैंड कितनी थी, 10,000 थी। तो सबसे पहले ये कैश बुक का फॉर्मेट बना लिया मैंने, पेज को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, यहाँ से यहाँ पे डेबिट लिख दिया, यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया, यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया, यहाँ पे मैंने डेबिट लिख दिया, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर, एलएफ, अमाउंट एंड सेम चीज उधर लिख दी। बैलेंस है, कैश इन हैंड है, कैश एक असेट होता है, मॉडर्न सिस्टम को भी फॉलो करेंगे तो जो असेट्स हैं जब भी वो इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, उनका बैलेंस डेबिट साइड होता है। तो ये कैश का बैलेंस मैंने लिख दिया कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 10,000 है। ऑलराइट, फिर क्या है, कैश परचेज की, कैश में परचेज की मतलब कैश बाहर गया, पेमेंट किया, पेमेंट कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड पे। तो जो भी डेट दी हुई होगी, डेट इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम उस कॉलम को खाली छोड़ रहे हैं। अकाउंट कौन सा है, परचेज अकाउंट है, हमने वो लिख दिया, उसका अमाउंट हमने लिख दिया। ठीक है, आई होप दिस एंट्री इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट एंट्री में कैश की सेल्स हो रही है, सेल्स हो रही है मतलब पैसा आ रहा है, रिसिप्ट डेबिट साइड पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, ये एंट्री क्लियर है आपको। फिर विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले तो कैश में तो रिसीव हो रहा है, अगेन डेबिट साइड पे रिकॉर्डिंग कर ली, टू बैंक अकाउंट 500। डिपॉजिट इनटू बैंक, दुकान का पैसा लेकर बैंक में जाके जमा किया, तो कैश क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो जब भी असेट रिड्यूस होता है उसको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट साइड पे लिख दिया हमने बाय बैंक 2,000 रुपीज। ओके, सैलरी को पे करी तो सैलरी अकाउंट की एंट्री कर दी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो स्टूडेंट्स इसमें आप ध्यान रखिए कि हमारी ये क्रेडिट की एंट्री है, तो क्या मेरा कैश इफेक्ट हो रहा है, नहीं, मेरा कैश इफेक्ट नहीं हो रहा है, ना तो कैश आ रहा है ना जा रहा है। एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, उस लाइबिलिटी का नाम क्या है, उस लाइबिलिटी का नाम है मिस्टर एक्स। तो इस 500 की हम एंट्री कुछ नहीं करेंगे,
लेकिन हमारे क्वेश्चन में हम एक नोट डाल देंगे कि देयर इज नो एंट्री इन द कैश बुक बिकॉज इट इज डन ऑन क्रेडिट। आगे देखते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर मिस्टर वाई 9,900 एंड डिस्काउंट इज गिवन टू हिम फॉर 100 रुपीज। तो कैश में तो कैश से रिलेटेड काम करेंगे। पैसा आया, कितना आया? 9,900 आया, हमने लिख दिया 9,900 आया, वाई से आया। अब इस 100 रुपए का हम क्या करें? ये जो डिस्काउंट है कि हमको किसी को डिस्काउंट देना पड़ा, तो इसकी जर्नल एंट्री हम बनाएंगे, अलग से जर्नल प्रॉपर में उसको एंटर कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड टू मिस्टर वाई 100 रुपीज। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया, वाई को क्रेडिट क्यों किया। देखिए, हमने किसी को डिस्काउंट दिया, मुझे 10,000 मिलने थे पर 100 रुपए कम मिले, तो मैंने डिस्काउंट दिया और ये मेरा क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो मैंने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। वाई को हमने क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि हमको वाई का अकाउंट सेटल करना है। वाई से इतने रुपीज मिल गए, इतने का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, वाई का अकाउंट पूरा ऑल क्लियर हो गया, इसलिए हमने वाई को क्रेडिट करा। आपको अगर याद हो, जब जर्नल का चैप्टर पढ़ा था, अगर जर्नल एंट्री पूरी करनी होती, कैश बुक नहीं बना रहे होते, तो क्या एंट्री करते? कैश अकाउंट डेबिट 9,900, डिस्काउंट डेबिट 100 एंड टू वाई 100। वही चीज हमने यहाँ पे करी है, बट क्योंकि कैश बुक इज सर्विंग द पर्पस ऑफ जर्नल एंड लेजर बोथ, तो कैश बुक में कैश की एंट्री करी, रिमेनिंग पोर्शन का मैंने जर्नल एंट्री पास कर दी। तो जो भी डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, उतने पोर्शन को हमको केवल जर्नल में एंट्री करनी रहेगी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे, और जो भी कुछ आप स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके आपको जो नोट्स देना है दे देंगे, और ये भी आपके आंसर का एक पार्ट है, आपको डिस्काउंट की एंट्री जर्नल में बतानी है। चलिए, अब हम आगे ये देख रहे हैं कि कैश अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे की जाती है। तो बैलेंसिंग जस्ट लाइक एनी अदर लेजर अकाउंट कर देते हैं। तो ये जो हमने इलस्ट्रेशन फर्स्ट सॉल्व किया था, इसी में देखते हैं क्या करना है हमको। पहले ये सारे अमाउंट्स का टोटल निकाल के लिख लेना है, ये सारे अमाउंट्स का टोटल लिख लेना है, एंड एवरी टाइम either they will be equal or debit will be more. Why it will be more, I will just tell you. First let me complete with this balancing part. तो जो भी टोटल बड़ा आ रहा है, मैंने इस साइड का टोटल लगाया वो बड़ा आ रहा है, इस साइड का टोटल छोटा आ रहा है, तो मैंने ये जो बिगर टोटल है दोनों साइड लिख दिया, ओके, और ये सारे अमाउंट्स माइनस कर दिए, और जो डिफरेंस आ रहा है वही मेरा बैलेंस है। तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस कैरीड डाउन, इस लाइन के नीचे मैंने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और 9,400, ओके। सो आई होप दिस बैलेंसिंग पार्ट इज क्लियर टू यू। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैश बुक तो बनाओ, संग में लेजर अकाउंट्स भी ओपन करो, उसमें भी पोस्टिंग करो। तो अगेन वी विल टेक अवर सेम एग्जांपल कि अगर इसमें मैंने एक एंट्री करी है, जैसे ये एंट्री करी है बाय सैलरी अकाउंट, तो मुझे सैलरी का लेजर अकाउंट खोलना है, और इस अकाउंट में क्योंकि मैंने क्रेडिट साइड लिखा है, तो उस अकाउंट में मैं कौन से साइड लिखूंगी? डेबिट साइड लिखूंगी, ठीक है। सैलरी अकाउंट खोला, लेजर का फॉर्मेट बना दिया और डेबिट साइड का अमाउंट लिख दिया। अकाउंट का नाम क्या आएगा? कैश अकाउंट आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और देखते हैं कि सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में यहाँ पे क्या किया था हमने? ये सेल्स अकाउंट 2000, कैश बुक में कौन सी साइड लिखा था? डेबिट साइड। तो सेल्स अकाउंट में कौन सी साइड लिखूंगी? सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दूंगी। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जो भी हम अकाउंट सीख रहे हैं वो अकाउंट्स हमारा कौन सा टाइप से बनता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग, डुअल एंट्री एस्पेक्ट, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए मुझे हमेशा से क्लिक करना चाहिए कि एक अकाउंट को डेबिट किया तो दूसरे किसी को क्रेडिट भी करना पड़ेगा, एक अकाउंट को क्रेडिट किया तो दूसरे को डेबिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप बैलेंसिंग करोगे तो डेबिट साइड बड़ी आएगी या फिर ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसा क्यों कहा था मैंने? वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर हमको फाइंड आउट करना है। देखिए, कैश मतलब क्या? हार्ड कैश, जो नोट्स आपकी पॉकेट में है, वैसे ही आपकी फैक्ट्री में जो पैसा रखा है। तो लेट से आपके पास 20,000 रुपए रखे हैं, ओके। ये 20,000 रुपए सपोज आपके पास है, तो आप 20
में से ही खर्चा कर सकते हो। ठीक है, आपने 5,000 कहीं दे दिए, 2,000 कहीं दे दिए, तो 20 से कम खर्चा करोगे या 20 के इक्वल खर्चा कर लोगे? 20 से ज्यादा खर्च कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो हार्ड कैश की बात हो रही है, कोई लोन की, कोई उधार की, कोई बैंक अकाउंट की बात नहीं हो रही है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कैश का डेबिट बैलेंस ही होगा या फिर जीरो बैलेंस होगा। कैश का क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने पैसे हमारे पास हैं हम उतने ही स्पेंड कर सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा हम स्पेंड नहीं कर सकते। ओके, चलिए, आई थिंक सो आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया। कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। यहीं पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अगर मैंने डबल कॉलम कैश बुक बनाई है जिसमें बैंक की एंट्रीज हो रही है, तो क्या वहां बैंक में क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? उसका आंसर है यस, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मे बी आपने बैंक से लोन फैसिलिटी ले रखी है, आपने कोई ओवरड्राफ्ट अकाउंट ले रखा है, मींस बैंक ने बोल रखा है कि ठीक है आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन आप -50,000 तक खर्चा कर सकते हो। तो मेरी बुक्स में जब बैंक अकाउंट बनेगा वो माइनस बैलेंस शो करेगा, यानी वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, जो कि एक ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव बैलेंस को शो करेगा, लेकिन कैश कॉलम में कभी भी नहीं हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन बेल बटन नहीं दबाया है तो उसको भी दबाना है, कमेंट में कुछ लिख के मुझे मोटिवेट करना है, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, इट्स ओके। चलिए, नेक्स्ट बात जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो है कि 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, स्पेशली जब हम परचेज या सेल की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको केवल कैश बुक के लिए नहीं है, हर जगह काम आएगा, जर्नल में, लेजर में, हर जगह। अगर किसी सेंटेंस में लिखा है कि मैंने परचेज इन कैश की, तो मैं क्या मानूंगी कि इट इज कैश ओनली। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में लिखा है आप परचेज फ्रॉम वाई, तो क्लियर है कि ये क्रेडिट पे खरीदा गया, उधार पे खरीदा गया। लेकिन किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए लिखा है परचेज फ्रॉम वाई इन कैश, इसको क्या मैं मानूंगी? कैश ही मैं मानूंगी। यहाँ पे वाई इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि इमेजिन करें आपका एक मॉल है, मॉल में आपके एक काउंटर है, उस काउंटर से आपने किसी को कुछ बेचा, आपको पता है कि आपने मिस्टर अशोक को बेचा, लेकिन आपके तो पैसे आ गए, तो आपकी बुक्स में अशोक का कोई रिलेवेंस है क्या? नहीं, आपके बुक्स में बस ये रिकॉर्ड होगा, सॉरी, अगर आपने सेल किया, आपने अपनी शॉप से किसी को सेल किया, तो आपकी बुक्स में तो पैसा आ गया, तो आपके बुक्स में क्या रिकॉर्ड होगा? सेल हुई, यानी जो मेरा गुड्स था वो दे दिया, कम हो गया, और जो कैश थी वो आ गई। सिमिलरली आपने किसी से परचेज किया और आप उसको पैसे देकर आ गए, तो अब उस अकाउंट, उस पर्सन का, उस सप्लायर का आपके लिए कुछ रिलेवेंस है क्या? नहीं। क्या वो आपका क्रेडिटर है? नहीं। क्या कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने तो कैश दे दिया। तो कभी भी बच्चों हम ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में क्या लिखा है, चाहे जर्नल एंट्रीज हो, चाहे लेजर एंट्रीज हो, चाहे कैश बुक बनानी हो, व्हाटएवर, 3 थिंग्स आर पॉसिबल। कैश का ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, या फिर दोनों चीजें लिखी है तो उसको कैश में कंसिडर करेंगे। सेम वे फॉर सेल्स, या तो कैश का ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट का है, या दोनों इंफॉर्मेशन दी है तो भी हमें क्या मानना है? वो कैश है। देखिए, ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपको याद रखनी है, लेसन अच्छे से पढ़ना है, और वीडियो से पढ़ रहे हैं तो इसको भी पूरा अच्छे से समझना है, सुनना है, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना है। ओके, ठीक है, एक चीज और समझते हैं, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि स्मॉल वीडियोस रहेंगे तो आप ध्यान से सुनेंगे, फिर सेकेंड वीडियो में मैं रिमेनिंग चीजें आपको क्लियर करूंगी। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि 2 कॉलम कैश बुक भी हो सकती है, इसको डबल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं हम। इसके अंदर हम कैसे करते हैं एंट्री? तो जैसे अभी हमने केवल कैश का एक कॉलम बनाया था, हम एक और कॉलम बना देंगे बैंक का। क्रेडिट साइड पे भी एक कैश का कॉलम बना दिया, दूसरा हमने बैंक का कॉलम बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, जो भी कैश रिसीव होगी यहाँ लिख देंगे, कैश पेड होगी यहाँ लिख देंगे, बैंक में आएगा यहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड पे बैंक से जाएगा यहाँ लिख देंगे, एट द एंड सारी चीजों को बैलेंसिंग कर देंगे। ओके, ठीक है। डिस्काउंट एंट्री समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी डिस्काउंट से रिलेटेड पोर्शन है उसको जर्नल के अंदर ही लिखना पड़ेगा, उसको कैश या बैंक में नहीं लिख सकते,
एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि आपने गुड्स सेल किए एक्स को फॉर 10,000 रुपीज, और उसी दिन या उसके 2 दिन बाद आपको उससे मिले 9,800 इन फुल सेटलमेंट। तो जब भी ये वर्ड आता है फुल सेटलमेंट, मतलब आपका ड्यू तो 10,000 था, लेकिन आपने दिया कितना, 9,800, एंड अकाउंट क्लियर हो गया, मतलब इसकी रेफरेंस में आगे कोई पैसा नहीं रिसीव होगा। ओके, मतलब 200 का मैंने डिस्काउंट दिया है। तो अब हम क्या कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये जो कैश बुक है, कैश बुक में पैसा आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9,800, और 200 के लिए हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी, आपका नुकसान है, आपका एक्सपेंस है, आपका लॉस है, उसको डेबिट कर देंगे, और वो देने वाला कौन है, हु इज द गिवर, एक्स, तो 2x लिख देंगे। इसी की रिवर्स एंट्री डिस्काउंट रिसीव में हो सकती है, वो मेरी इनकम होगी तो उसको मैं क्रेडिट करूंगी, और उससे रिलेटेड जो पार्टी होगी उसको मैं डेबिट करूंगी। ओके फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू। एंड आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है, एंड इफ यू विश टू जॉइन मी फॉर योर कोचिंग, you can connect with me. All my details are given. Thank you so much.